हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 10.2 वर्थ। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक हल कर ली है। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 और इसके आगे के क्वेश्चन है वो हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे वाले क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि सिद्ध करे कि किसी बर्मा बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। इसको पढ़ने से आपको क्या कुछ पता चला कि क्वेश्चन को किस प्रकार हल होगा। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। यदि आपने उसको लैंग्वेज को अच्छे से समझ लिया तो आपका आधा क्वेश्चन तो यही हल हो जाएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन को डिप्रेशन के साथ नहीं करना है, उसको फीलिंग लेके हल करना है। हमें इसे इंटरेस्ट के साथ हल करना है। इंटरेस्ट के साथ हल किया हुआ फ्रेंड्स आपको हर टाइम याद रहेगा। तो देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बर्मा बिंदु से किसी वृत्त पर, अर्थात सबसे पहले ये जो बोलेगा क्वेश्चन वैसे वैसे करूँगा। किसी वृत्त, तो कोई वृत्त बना दिया, ये मेरा वृत्त है। इसने बोल दिया कि कोई वृत्त है जिसकी किसी बिंदु से किसी वृत्त पर, देखो किसी बर्मा बिंदु, माना बर्मा बिंदु क्या है, मेरा पी है। पी बर्मा बिंदु से किसी वृत्त पर सब पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, अर्थात इस वृत्त से मैं इस बर्मा बिंदु पी से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, खींचते हैं। ये देखो, मैंने खींच दी। ठीक है, तो मैंने इस बर्मा बिंदु पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार खींच दी। ठीक है, आगे क्या कहता है, मान लो कि ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो फ्रेंड्स, इसको इससे मिला देंगे। ये इसको इससे मिलाया। ठीक है, ये आपका बिंदु पी है। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं ए, और ये बी है और ओ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि देखिए वृत्त पर किसी, देखिए सबसे पहले किसी बर्मा बिंदु पी से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये वाला, स्पर्श बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, 180। अर्थात संपूरक कोण ये कहता है कि जो आपका कोण P है और कोण O है वो क्या है, संपूरक कोण आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स लिखते हैं सिद्ध क्या करना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन से मैंने डायग्राम बनाया तो मेरा आधा क्वेश्चन यही हल हो गया। कैसे हल हुआ, तो फ्रेंड्स देखिए मैं बताऊंगा कि देखिए अभी तक हमने, यदि आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये वाला बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पीछे वाले वीडियो देखें ताकि आपको ये आसानी समझ आए। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि पीछे वाले में हमने दो थ्योरम पढ़ी है, 10.1 और 10.2, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे पता चल रहा है कि एक तो 10.1 का यूज़ करूँगा और दूसरा इसका योग कर दूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टारगेट सिद्ध कीजिए कि टारगेट क्या है। टारगेट अर्थात सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण O और कोण P कितना सिद्ध करना है। देखो बोला गया है कि स्पर्श रेखा के मध्य का कोण अर्थात कोण P और जो आंतरिक कोण है, जो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का आंतरिक कोण O का योग, अर्थात ये आंतरिक कोण कितने हैं, संपूरक कोण, अर्थात कोण O और कोण P। संपूरक का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, 180 डिग्री। अर्थात कोण O प्लस कोण P कितना है, कितना डिग्री है, 180 डिग्री है।
ये बात यदि हम सिद्ध कर देते हैं तो अपनी बात को साबित कर देंगे और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स मानता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा खर्च कर दी, नहीं करनी चाहिए, लेकिन बार बार ये यहाँ पे मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे यहाँ से समझते नहीं हैं। आपको आगे की प्रोसेस पता चल जाती है, लेकिन ये पता नहीं चल जाता कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाता है। इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन को स्टार्ट करने में इतना टाइम लगा रहा हूँ। आगे आगे यदि आपने यहाँ से स्टार्ट अच्छे से कर दिया तो आगे आप फास्ट भी कर देना चाहें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाते ही मैंने सबसे पहले मेरा टारगेट सिद्ध किया कि मुझे सिद्ध क्या करना है, वो टारगेट लिखा। आप चलिए करती हैं, प्रूफ करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये तो देखिए हम जानते हैं, आपको लिखना है हम जानते हैं पर मैं 10.1 से, पर मैं 10.1 क्या कहती है फ्रेंड्स, हम जानते हैं पर मैं 10.1 से कि यदि किसी वर्त के केंद्र से उसके स्पर्श बिंदु के से मिलाने वाली त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारी कौन कहती है, पर में 10.1 कहती है। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री अर्थात ओ बी लंब होगा ना पी बी पर, इसी प्रकार ओ ए भी लंब होगा ना ए पी पर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए लंब है किस पर, ओ ए लंब है ए पी पर, ओ ए लंब है ए पी पर। तो फ्रेंड्स कोण ए कितना होगा, ये कोण की कितना है 90 डिग्री, तो कोण ए की जगह क्या लिख दूं मैं, 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, कोण ओ बी किस पर लंब है, बीपी पर, बीपी पर लंब है कौन, बी ओ बी लंब है, देखिए ओ बी लंब है बीपी पर, बीपी पर। तो फ्रेंड्स यदि ये लंब है तो ये कोण 90 डिग्री है, कोण 90 डिग्री अर्थात कोण बी का मान भी क्या है, 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने टारगेट सिद्ध किया, टारगेट सिद्ध होते ही मैंने प्रूफ किया, प्रूफ होते ही मुझे पता है 2 ही थ्योरम तो काम यूज लेनी है मुझको। तो सबसे पहले मुझे पता चला कि देखो ये थ्योरम पढ़ी है हमने, तो देखो को वर्त के केंद्र को मिलाने वाली, उसके वर्त के केंद्र से उसके स्पर्श रेखा के बिंदु को मिलाने वाली इस रेखा से बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। तो मैंने उसी प्रकार यहाँ से लिख दिया, ओ ए लंब है ए पी पर, ओ बी लंब है बी पी पर। तो यहाँ यदि ये लंब है तो कोण ए का मान 90 डिग्री, और यदि ये लंब है तो कोण बी का मान 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये देखो और ये देखो, और ये एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, चतुर्भुज। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, लेकिन ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि ये चतुर्भुज है। एक रेखा, दो रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 4 रेखा अर्थात क्या है, चतुर्भुज है। तो देखिए फ्रेंड्स, चतुर्भुज, चतुर्भुज ए पी बी ओ में, ए पी बी ओ में, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है फ्रेंड्स, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स मैं, कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ का मान कितना होगा, 360 डिग्री, अर्थात कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी प्लस कोण ओ का मान कितना होगा, 360 डिग्री। कितना होगा फ्रेंड्स, 360 डिग्री। ये 360 डिग्री होगा। तो मुझे पता है यदि मेरे पास से इसकी वैल्यू मिल जाए तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास कोण ए की वैल्यू तो 90 डिग्री है, कोण बी की है, जिसकी आपको पता है उसकी वैल्यू रख दो। कोण ए की वैल्यू 90 डिग्री प्लस कोण पी की मुझे पता नहीं है, कोण पी प्लस कोण बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री प्लस कोण ओ की मुझे पता नहीं है, बराबर में 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स 90 कितना हो जाता है, यहाँ से 90 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए 90 और 90 180 डिग्री एक साइड लिख देता हूँ, प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर में 360 डिग्री। ये प्लस का 180 इधर इधर जाएगा तो माइनस का 180 और यहाँ से गायब। ठीक है, तो कोण P प्लस 360 में से 180 जाएगा, क्या बचेगा फ्रेंड्स, 180। तो कोण P प्लस कोण O बराबर 360 में से 180 गया 180, और हमें सिद्ध क्या करना था, कोण P प्लस O, कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री।
और यही हमें सिद्ध करना था ना, यही हमें सिद्ध करना था। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैंस प्रूव्ड, क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। डायरेक्ट आपको करना है, डायग्राम आपको अच्छी तरह बनाना है। जैसे ही आपका डायग्राम बन जाए और डायग्राम के बनने के पश्चात आपको पता चलना चाहिए कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, कौन सी थ्योरम लगानी है। और ये कब संभव हो पाएगा, जब इनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे, अर्थात जब इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। एक बार आपको को यहाँ समझना है, एक बार आपको यहाँ समझने के तुरंत बाद अपनी रफ कॉपी में निकालना है, और आपको फिर वापस कल इन्हीं क्वेश्चन को निकाल कर फिर आगे वाले क्वेश्चन को हल करना है। तो आपके जो सारे क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। यदि फिर भी आपको टाइम मिलता है एक सप्ताह के अंदर, तो आपको वापस इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। उसके पश्चात आप कभी नहीं बोलोगे इन क्वेश्चनों को। तो फ्रेंड्स कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 10। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है फ्रेंड्स, कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको समांतर चतुर्भुज का पता होना चाहिए और समचतुर्भुज का पता होना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले किसी वृत्त, तो क्या है, कोई वृत्त है, क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे फ्रेंड्स। तो इसने कहा किसी वृत्त के, तो मैंने क्या किया, एक वृत्त बना लिया, माना ये वृत्त है। किसी वृत्त के परिगत का मतलब क्या होता है, चारों ओर समांतर चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, किसी वृत्त के परिगत का मतलब चारों ओर समांतर चतुर्भुज बना लिया ना, समांतर चतुर्भुज। उससे पहले समांतर चतुर्भुज का पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन कोण बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अर्थात आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज, इसके नाम भी देते हैं ए बी सी और डी, और जो स्पर्श बिंदु है अर्थात जो स्पर्श रेखा खींची है उसके भी नाम देते हैं फ्रेंड्स। माना कि ये इसे ए बी सी डी दे दिया, तो इसे क्या देते हैं, इसे चलो पी क्यू आर एस देते हैं, पी क्यू आर और एस, ठीक है। और ये इसका क्या है, मुख्य बिंदु वो है। अब देखिए, कहा है किसी वृत्त के परिगत चारों ओर समांतर चतुर्भुज बना लिया, अतः जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज होता है, ये सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन जितना इजी है उतना उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले हमें पता है कि क्या है, ए बी सी डी, क्या है, एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले हमें टारगेट फिक्स करना है। यदि टारगेट फिक्स नहीं होगा तो हम ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, हमसे क्वेश्चन हल हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में टारगेट फिक्स करना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हम क्वेश्चन में टारगेट फिक्स कर रहे हैं, आपको लाइफ में भी टारगेट फिक्स करना है फ्रेंड्स। तो देखिए, क्वेश्चन में मेरा टारगेट क्या है कि मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक समचतुर्भुज है, अर्थात समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, लिखते हैं, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें चारों भुजाएं बराबर, अर्थात ये भुजा भी इसके बराबर होगी, ये भुजा भी इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, अर्थात चारों भुजा एक समान हो।
वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करना है, तो चलिए फ्रेंड्स हमने सबसे पहले हमारा टारगेट फिक्स कर लिया है। अब हमें अपने टारगेट की ओर चलना है। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स समचतुर्भुज होता है क्या है, तो देखिए उसी टारगेट के अंदर हम एक बात और लिखते हैं, थोड़ा टारगेट हम फिक्स। टारगेट के अंदर देखिए फ्रेंड्स ABCD हमें एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समचतुर्भुज होता है क्या है, अर्थात जिसके अंदर चारों भुजा बराबर सिद्ध करनी है, अर्थात AB बराबर होगी किसके, AB बराबर होगी BC के, BC बराबर होगी CD के, बराबर होगी DE के। यदि ये चारों भुजा हम बराबर सिद्ध कर देते हैं तो हमारी बात भी सत्य हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये क्या, चूंकि एक समांतर चतुर्भुज है दिया गया है। देखिए किसी वर्त की हमने क्या खींचा है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, लेकिन सिद्ध क्या करना है, समचतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के अंदर हमें पता है आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं AB बराबर होगा DC के, क्या होगा फ्रेंड्स, AB बराबर होगा CD के। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं AB बराबर होगा CD के, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है समांतर के लिए, हमने इस समांतर खींचा है। उसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे जो BC है, BC बराबर होगा किसके, AD के, अर्थात मैं लिख सकता हूँ BC बराबर होगा AD की। इसे मैं क्या नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैंने ये कहाँ से देख के लिखा, ये क्वेश्चन से देख के लिखा। मैंने सबसे पहले जो टारगेट दिया था वो लिखा, और टारगेट में जो अच्छी से उसकी परिभाषा को डिफाइन किया तो मुझे कुछ इस प्रकार से मिला। अब मुझे ये सिद्ध करना है, बिल्कुल ईजी है। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं, अब हमें क्या सिद्ध करना है। यदि देखिए ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, यदि हम ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर सिद्ध कर दें, अर्थात चारों भुजा बराबर सिद्ध कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमने एक थ्योरम पढ़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं पर में 10.2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 10.2 पर में क्या कहती है, ध्यान से समझना। यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, हमने पढ़ी है फ्रेंड्स ये थ्योरम, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है, अर्थात ये लंबाई इसके बराबर होगी, क्या नहीं होगी फ्रेंड्स, होगी। कैसे पता चला हमें, कैसे पता चला ये बराबर होगी, हमने थ्योरम पढ़ी है, वो थ्योरम कहती है, अर्थात ये भी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर, ये वाली भी इसके बराबर होगी। ठीक है, ये हमारी थ्योरम बोलती है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, जो देखिए यहाँ से लिख सकता हूँ AP बराबर है किसके, AP बराबर है AS के। ठीक है, तो देखिए ये वाली भुजा इसकी बराबर होगी नहीं होगी, ये वाली इसकी। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं AP बराबर AC। इसी प्रकार BP बराबर होगा BQ के, BP बराबर होगी BQ के, BP बराबर होगा BQ की। इसी प्रकार CQ बराबर होगा CR के, अर्थात CR बराबर होगा CQ के। देखो CR बराबर होगा CQ के। ये कहाँ से पता चला, परिमेय 10.2 के अनुसार, वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए तो फ्रेंड्स बोल रहा हूँ कि आपको पीछे वाले वीडियो देखे होने चाहिए, ताकि आपको ये हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल सके, ना कि आपको कुछ रटना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, मेरा DR किसके बराबर हो जाएगा, DS के। तो DR बराबर हो जाएगा DS की। इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिखा, ये हम थ्योरम 10.2 जानते थे, उसके अकॉर्डिंग लिखा। अब फ्रेंड्स यदि मैं, देखिए मुझे क्या चाहिए, AB बराबर करना है, BC बराबर करना है, CD बराबर D की। तो देखिए मुझे जहाँ जहाँ AB मिलेगा, जहाँ जहाँ मुझे क्या मिलेगा, BC मिलेगा, मुझे अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे तो AB BC CD ये लेके आना है इससे। तो फ्रेंड्स यदि मैं इन चारों इक्वेशन को, अर्थात इसे परमानेंट अलग अलग नाम दे देते हैं फ्रेंड्स। देखिए मान लेते हैं कि
ये इक्वेशन है इतनी, अर्थात ए पी बराबर ए सी, इसी इसमें ए, इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया सी, और इसे नाम दे दिया डी। ठीक है, अर्थात इक्वेशन नंबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करने पर, अर्थात इक्वेशन नंबर ए बी सी डी को जोड़ने पर आपको लिखना है, जोड़ने पर। वैसे तो प्लस का निशान लगा दिया, लेकिन आपको लिखना है लैंग्वेज को अच्छी तरह से। ठीक है, जोड़ने पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि बाएं पद में जोड़ते हैं, दाएं पद में जोड़ते हैं। इसका बाएं पद एपी है, एपी में कौन जुड़ेगा, बीपी जुड़ेगा, क्योंकि ये भी बायां पद है। इसमें सी आर जुड़ेगा, प्लस इसमें कौन जुड़ेगा, डी आर जुड़ेगा। इसी प्रकार ये दायां पद में दायां वाला जुड़ेगा, ए सी प्लस बी क्यू, बी क्यू में सी क्यू जुड़ेगा, प्लस सी क्यू में डी एस जुड़ेगा, सी क्यू में क्या जुड़ेगा, डी एस जुड़ेगा फ्रेंड्स। अब देखिए मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ गया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें ये भी पता है कि ए बी बराबर क्या है, सी डी, बी सी बराबर क्या है, ए डी है। मुझे सिद्ध क्या करना है, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से, तो फ्रेंड्स देखिए ए पी प्लस बी पी कहाँ दिखाई दे रहा है, ए पी प्लस पी बी, अर्थात ए पी प्लस बी पी को मैं पूरा को क्या लिख सकता हूँ, ए बी नहीं लिख सकता क्या, ए पी प्लस बी पी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी नहीं लिख सकता क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या लिख देंगे, ए पी प्लस बी पी की जगह लिख देंगे ए बी। इसी प्रकार प्लस सी आर डी आर कहाँ पे है, सी आर प्लस डी आर, इसकी जगह डी सी नहीं लिख देंगे कि क्या, सी आर प्लस डी आर टोटल क्या होती है, किसके बराबर होगी, डी सी के, किसके बराबर होगी, डी सी के। इसी बराबर ए सी प्लस बी क्यू, ए, देखिए फ्रेंड्स ए, फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे एस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एस होगा। ठीक है, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस एस डी, अर्थात ए एस प्लस एस डी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए एस प्लस एस डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी ए नहीं लिख सकता क्या, तो बराबर में डी ए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस क्यू सी, इसकी जगह मैं पूरा बी सी नहीं लिख सकता क्या, तो फ्रेंड्स इसकी जगह क्या लिख दूंगा, बी सी। ठीक है, तो कुछ मेरे पास इस प्रकार आ गया। मुझे क्या करना है, देखिए अब, देखिए फ्रेंड्स मुझे अब सी डी, देखिए मुझे ए बी, देखो सी डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ से ए बी रख सकता हूँ, तो सी डी की जगह क्या रखो, ए बी प्लस सी डी की जगह मैंने रख दिया, देखो सी डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, सी डी की जगह ए बी रख सकता हूँ, तो यहाँ पे ए बी रख दिया मैंने, बराबर। इसी प्रकार मैं ए डी है, ए डी प्लस बी सी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, बी सी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, ए डी रख सकता हूँ फ्रेंड्स, तो ए डी रख दिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आपके पास इस प्रकार आ गया। अब देखिए यहाँ से ए बी प्लस ए बी, टू ए बी, ए डी प्लस ए डी, टू ए डी, कितना हो गया, टू ए डी। तो यहाँ से टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा फ्रेंड्स, टू से टू कैंसिल, और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा फ्रेंड्स, ए बी बराबर बचेगा ए डी, इसी इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, देखिए डायग्राम में देखिए ए बी बराबर है ए डी की, आपने सिद्ध क्या कर दिया, ए बी रेखा, इस रेखा के ए बी रेखा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा ए डी के बराबर है, ये सिद्ध कर दिया ना हमने। देखो ए बी बराबर है ए डी, अर्थात हमें सिद्ध क्या करना था, देखिए हमें ये वाली और ये वाली तो बराबर दी है क्वेश्चन में, हमें कैसे पता चला कि ये बराबर है, समांतर चतुर्भुज है, हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो यदि चारों भुजा बराबर करनी है तो इसको मैं इसके बराबर सिद्ध कर दूं और इसको इसके बराबर सिद्ध कर दूं, तो मैं यहाँ से लिख सकूँगा कि इस क्या है, समचतुर्भुज है। मैंने ए बी को ए डी के बराबर सिद्ध कर दिया, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा फ्रेंड्स, देखिए क्या लिख देंगे कि
समीकरण एक, समीकरण एक कहाँ पे, ये रही समीकरण एक का यूज करके। और देखो हमने समीकरण एक का यूज क्यों किया, मैंने DC की जगह ऐसा क्यों लिखा, मुझे पता था कि AB की जगह मुझे AB बराबर किसके करना है, AD के बराबर है, इसलिए मैंने DC और BC को गायब किया और मुझे पता था इसकी आवश्यकता है, तो इसी प्रकार मैंने आगे इसे हल किया तो मेरे पास आया AB बराबर BD। तो इसी प्रकार हम लिख देंगे कि यदि समीकरण 3 और 1 का यूज करेंगे इसी प्रकार, तो दूसरे वाले को भी हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट लिखना है कि समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 क्या कहती है, 3 तो कहती है AB बराबर AD है, और ये क्या कहता है AB बराबर CD है। तो दोनों बात कह रहा है। देखिए समीकरण 3 क्या कहती है, AB बराबर AD अर्थात ये रेखा इसके बराबर है, और समीकरण 1 क्या कहती है कि AB बराबर CD है अर्थात ये वाली इसके बराबर है। तो यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 3 ये प्रूव करती है कि दोनों जो इसकी चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या है, समान है। तो यहाँ से आपको लिख देना है कि AB बराबर होगा BC बराबर होगा CD बराबर होगा DE के। अंत चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, हैंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स आपको ये सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया था, बिल्कुल इजी था। आपको थोड़ा लॉन्ग मान कर छोड़ना नहीं है। देखो जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, बड़े नंबर में आने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 और 11 है, और जो आगे की क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है वो बड़े क्वेश्चन में आने की संभावना है। तो इन 4 क्वेश्चन को आपको रट देना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 12 और 13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 12 को तो आपको रट देना है फ्रेंड्स। तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, आप भी अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसको आसानी से समझना है, जैसे ही आपको समझ में आ जाए उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। यदि डायग्राम आपको बनाया हुआ मिलता है तो आपको डायरेक्ट उसको मेथड की फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम नहीं था, जैसे डायग्राम बना तो मुझे सिद्ध करने को कहा था। देखिए मैं और क्या सिद्ध कर सकता हूँ, देखिए इसमें ऐसी और क्या चीज़ है मुझे पता है। देखिए एक तो स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा की हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि किसी बाह्य बिंदु से इस स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, और दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि वो एक कोण 90 डिग्री का होगा अर्थात समकोण होगा। दो ही थ्योरम है, इन दो थ्योरम के आधार पर हम पूरा चैप्टर हल कर रहे हैं, और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके, और आप इतना छोटा चैप्टर है जो आप नहीं हल कर पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। आपको कुछ पाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको स्ट्रगल करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो देखिए यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, चलिए चलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी चैप्टर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट हल कर देंगे। तो फ्रेंड्स लगभग 6 या 7 वीडियो के अंदर आपका चैप्टर नंबर 10 है वो कंप्लीट कराया गया है। तो फ्रेंड्स आप यदि देखो ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है, 20 या लगभग 15-20 मिनट का वीडियो होता है। यदि आप 15-20 मिनट का 6 या 7 वीडियो के माध्यम से आप कुछ चैप्टर नंबर 10 आप कंप्लीट हल कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए इससे इजी बात क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।